प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय में जो आपका सेट एग्ज़ाम होना है उसके लिए सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अभी कौन कौन सा सिलेबस आपका आना है। तो प्यारे बच्चों, आपके बार बार पूछने पर, बार बार मैसेज करने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें साथ में मैं आपकी दोहराई भी करवाऊँगा ताकि आपके सेट एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद हो। 3 पाठ आने हैं प्यारे बच्चों आपके। पहला पाठ तो है जंतुओं में जनन, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 9 जंतुओं में जनन। दूसरा जो पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ नंबर 10 किशोरावस्था की ओर आएगा और पाठ नंबर 11 बल तथा दाब आएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, आपने अभी तक जितने एग्ज़ाम दिए होंगे 20 नंबर का आपका पेपर आता है। उसमें पहले 5 जो होते हैं वो 4 उत्तर वाले आते हैं, यानी बहुविकल्पी आते हैं। उसके बाद में 6, 7, 8, 9 तक जो आपके खाली स्थान आते हैं, सत्य असत्य आते हैं। उसके बाद में 3, 2, 2 के और एक लास्ट वाला जो 13वां प्रश्न है वो 5 नंबर का आता है। इस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास में। पहला जो पाठ है पाठ नंबर 9, पाठ नंबर 9 जंतुओं में जनन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को सभी ध्यान से देखें। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप 20 में से 20 ले सकते हैं। जंतुओं में जनन। तो इस पाठ में क्या है, पहला पॉइंट बनता है भी जनन क्या है। जनन क्या है? तो प्यारे बच्चों, पीढ़ी की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए, जीव या पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखने के लिए, पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने समान संतति पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, जनन कहते हैं। समझ गए प्यारे बच्चों? ये 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन, ये आपको देखना है। तो पहला तो क्या है, अपने समान संतति पैदा करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। 2 प्रकार का होता है जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में भी बता देता हूं, लैंगिक क्या होता है। लैंगिक जनन, इसमें हम 2 जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें ऐसे कह सकते हैं हम, नर तथा मादा युग्मकों का संलयन यानी जुड़ना क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, इसमें 2 जीव होंगे, नर से नर युग्मक बनेगा और मादा से मादा युग्मक बनेगा। बस मोटे तौर पे यही याद कर लो, नर और मादा युग्मकों के मिलने से जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, 2 जीवों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन कौन सा होता है? अलैंगिक जनन एकल जीव द्वारा जो जनन होता है, एकल जीव द्वारा उत्पन्न संतति। ठीक है, अलैंगिक जनन में आएगी। तो प्यारे बच्चों, पहले हम डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन में बारे में पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, हम अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में क्या होता है? नर में नर जनन तंत्र होता है और मादा में मादा जनन तंत्र होता है। अगर हम उसको देखें तो उसके भाग देख सकते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए।
तो प्यारे बच्चों, इन दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है कि नर जनन तंत्र का वर्णन या मादा जनन तंत्र का वर्णन। अगर इन दोनों प्रश्नों को आप पढ़ लेते हो तो इसमें अगर से छोटे प्रश्न आ जाएंगे तो उनके भी आप उत्तर दे दोगे। मैं नाम लिख रहा हूँ पहले नर जनन तंत्र के। नर जनन तंत्र में भागों के नाम लिख रहा हूँ। क्या आता है? देखो, इसमें होता है एक जोड़ा वर्षण, एक जोड़ा वर्षण होता है, और वर्षण के बाद में इससे शुक्राणु नलिका निकलती है। शुक्राणु नलिका निकलती है, और शुक्राणु नलिका के बाद में होता है शिशन। ठीक है, अगर आपसे एक नंबर का भी पूछ ले, नर जनन तंत्र के भागों के नाम बताओ, तो आपको क्या लिखना? एक जोड़ा वर्षण, शुक्राणु नलिका और शिशन। ठीक है, तो अगर आप चित्र देखना चाहो तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है? यहाँ पर एक जोड़ी वर्षण है। ठीक है, इससे ये देखो नलिकाएं निकल रही हैं। इन नलिकाओं को शुक्राणु नलिका कहते हैं। ठीक है, तो ये भाग है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखनी है, ये वर्षण जो होते हैं, ये वर्षण ये शुक्राणु पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? शुक्राणु। यही नर युग्मक है, यही नर युग्मक है। आपसे पूछा जा सकता है नर युग्मक का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है शुक्राणु। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं नर युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु। ठीक है, किससे पैदा होता है? वर्षण से। ठीक है, इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब इसके बाद में मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इसमें अगर हम बात करें तो मादा जनन तंत्र के भाग अगर लिखने चाहें हम, तो क्या होगा? एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या जिसको डिंब वाहिनी भी कहते हैं, डिंब वाहिनी, और इसके बाद में होता है गर्भाशय। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए मादा जनन तंत्र के भागों के नाम लिखे, तो क्या लिखोगे? एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। इसमें भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ चित्र के अंदर, किताब में देखो। ये क्या है? यहाँ पर मादा जनन तंत्र का चित्र है। ठीक है, मादा जननांग है। तो इसमें देखो ये क्या है? एक जोड़ी अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है। इनसे ये देखो अंडवाहिनी निकल रही है। ये क्या है? गर्भाशय। तो ये तीन भाग इसके हैं। ठीक है, याद रखोगे आप। तो इसमें जो प्यारे बच्चों मादा युग्मक जो होता है उसका याद रखना है। मादा युग्मक, मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु। अब प्यारे बच्चों, नर से नर युग्मक पैदा हो गया। नर युग्मक व मादा युग्मक के मिलने से बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। और युग्मनज से बनता है भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण। और इस प्रक्रम को कहते हैं निषेचन। याद रखेंगे प्यारे बच्चों आप, इसमें से जरूर पूछा जाएगा आपसे, नर व मादा युग्मकों के मिलने से क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण। ठीक है, और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? निषेचन। ये विधि पूछ ले, इस विधि को क्या कहते हैं? नर व मादा युग्मकों से क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में नर और मादा युग्मकों का जो मिलन होता है ना, इसे निषेचन कहते हैं प्यारे बच्चों। ये दो प्रकार का होता है निषेचन। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो मैं यहां बोल के बता देता हूं आपको। अगर नर व मादा युग्मकों का मिलन शरीर के अंदर होता है तो वो आंतरिक निषेचन होता है, जैसे मनुष्य। ठीक है, और बाह्य निषेचन अगर नर व मादा युग्मकों का मिलन शरीर से बाहर होता है वो कहलाता है बाह्य निषेचन, जैसे मेंढक में। ठीक है, मेंढक क्या होते हैं? नर और मादा युग्मक को क्या कहे? पानी में छोड़ देते हैं और पानी में वो मिलते हैं, तो ये बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है प्यारे बच्चों? आपको मेंढक का जीवन चक्र जरूर पढ़ना है। मेंढक का जीवन चक्र। ठीक है, जीवन चक्र। मेंढक के जीवन चक्र में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं।
मेंढक जो होता है, मेंढक जो होता है क्या देता है? अंडे देता है, अंडे देता है। समझ गए? अब अंडे देने के बाद अंडे से क्या बनता है? आरंभी टेडपोल बनता है, आरंभी टेडपोल। ठीक है, और टेडपोल से बनता है बाद का टेडपोल, बाद का टेडपोल। मैं चित्र भी दिखाऊंगा आपको। और बाद के टेडपोल से मेंढक बन जाता है। तो देखो, ये जो प्रक्रम है टेडपोल से बाद का टेडपोल, इसको कहते हैं कायांतरण। तो क्या लिखेंगे? टेडपोल से वयस्क मेंढक बनने का प्रक्रम, प्रक्रम कायांतरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, कायांतरण कहलाता है। ठीक है, कायांतरण कहलाता है। इसमें आपको मैं दिखाऊंगा चित्र में। ये देखो, ऐसे होता है। मेंढक क्या करता है? अंडे देता है, अंडे से पानी में आरंभी टेडपोल, और फिर क्या है? बाद का टेडपोल, उससे वयस्क बनता है। और इस प्रक्रम को कहते हैं कायांतरण। क्या कहते हैं? कायांतरण। एक बात मैं और बता देता हूँ बच्चों, जब ये पानी में अंडे देते हैं ना, तो इस जो टेडपोल से ये वयस्क मेंढक बनने के लिए एक हार्मोन चाहिए। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, वो पानी में तभी बनेगा जब पानी में आयोडीन होगी। क्या होगी? आयोडीन होगी। इंपॉर्टेंट बात है ये। आपसे अगर कोई पूछ ले टेडपोल जो है वो वयस्क मेंढक में नहीं बदल पा रहा है पानी के अंदर, तो उसमें किसकी कमी है? आयोडीन के हार्मोन पूछ ले तो थायरोक्सिन की। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, मेंढक का जीवन चक्र। ठीक है, इसके बाद में अलैंगिक जनन आता है। तो अलैंगिक जनन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो मैं यहीं आपको लिख के बताऊंगा अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में एकल जीव की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? पहली विधि जो अलैंगिक जनन की वो होती है द्विविखंडन, विखंडन। ठीक है, इसमें क्या होता है? द्विविखंडन अमीबा में पाई जाती है। देख सकते हो आप, अमीबा, ये अमीबा, अमीबा की कोई आकृति नहीं होती। पहले इसका केंद्रक लंबा होता है, फिर ये बीच में से कोशिका पतली हो जाती है, अमीबा की दो जीव बन जाते हैं। तो अमीबा में किस विधि से जनन होता है? द्विविखंडन विधि से जनन होता है। इसके बाद में दूसरी विधि जो है मैं यही बता देता हूँ आपको, मुकुलन विधि होती है। ये पाई जाती है हाइड्रा में। ये हाइड्रा, हाइड्रा के देखो यहाँ एक उभार बनना शुरू हो गया, इस उभार को कहते हैं मुकुल, और ये यहाँ से अलग होकर नया जीव बन जाता है। तो आपको इसमें तो इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इस पाठ में आगे देखते हैं हम नया पाठ। इसके बाद में हम पाठ नंबर 10 देखेंगे, किशोरावस्था की ओर। तो इसमें पहले तो हमें किशोरावस्था पता होनी चाहिए। किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? जीवन काल की वह अवधि, जीवन काल की वह अवधि, वह अवधि जिसमें शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं, शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होते हैं जिससे लैंगिक परिपक्वता आती है, लैंगिक परिपक्वता आती है, परिपक्वता आती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था। इसकी जो उम्र है किशोरावस्था, लगभग किशोरावस्था ये रहती है 11 से 18 या 19 वर्ष तक, 19 वर्ष तक की आयु है। ठीक है, किशोरावस्था की अगर आपको उम्र पूछे तो कितनी है? 18 से 19 वर्ष तक। 11 से शुरू होती है, ठीक है, 11 से शुरू होगी 18 तक, 12 से शुरू होगी तो 19 वर्ष तक। ठीक है, इसको टीनेजर्स भी कहते हैं, किशोरावस्था को टीनेजर्स भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, किशोरावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं जो यौनारंभ का संकेत देते हैं, यौनारंभ का संकेत देते हैं।
ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, यौनारंभ के समय, यौनारंभ के समय शरीर में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करें। होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करें। ठीक है। तो इसमें आप परिवर्तनों में लिख सकते हो, मैं यहां बात करूं लड़कों की और लड़कियों की। ठीक है। लड़के और लड़कियों की अगर हम बात करें तो पहला तो आ सकता है स्वर में परिवर्तन। स्वर में परिवर्तन दोनों के ही आएगा। ठीक है। लड़कों की आवाज भारी होने लगेगी। इसके बाद में शारीरिक परिवर्तन भी हो सकता है, एकदम से बढ़ सकते हैं। शारीरिक परिवर्तन दोनों में होगा। इसके बाद में क्या है, स्वेद व तेल ग्रंथियों का विकास। स्वेद व तेल ग्रंथियों का विकास, जिस पे से क्या है, चेहरे पर फुंसियां होना शुरू हो जाती है। ठीक है। स्वेद व तेल ग्रंथियों का विकास, जनन अंगों का विकास, जनन अंगों का विकास, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लड़कों में भी पूछे जा सकते हैं, लड़कियों में भी पूछे जा सकते हैं। ये आपको परिवर्तन याद करने हैं। ठीक है। तो इसके बाद में जनन अंगों का विकास, तो मतलब इसमें क्या है, दाढ़ी मूछें आना भी लिख सकते हो आप। या इसके अलावा कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं, जो अंतर पैदा करते हैं लड़के और लड़की में। ठीक है। जैसे दाढ़ी मूछों का आना, लड़कों में दाढ़ी मूछों का आना, और लड़कियों में स्तनों का विकास, स्तनों का विकास। ये लड़के और लड़की को पहचानने में मदद करते हैं। तो इस तरह के लक्षणों को हम क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जो पहले छिपे होते हैं, इस उम्र में आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद में जो इस पाठ के अंदर आपको करना है वो लिंग निर्धारण होता है। वो इंपॉर्टेंट है, लिंग निर्धारण है। क्या है लिंग निर्धारण, वो मैं आपको समझा देता हूं। क्या होता है, नर और मादा। ठीक है। अब नर और मादा में 22 जो गुणसूत्र होते हैं वो एक जैसे होते हैं, 22 जोड़ी। और 23वां जोड़ी जो होता है, नर में XY होता है और मादा में क्या होता है, XX होता है। ठीक है। अब क्या होगा, इसमें दो युग्मक बनेंगे, एक में X होगा और एक में Y होगा। इसमें दोनों ही X वाले बनेंगे। ठीक है। दोनों ही X वाले बनेंगे। तो देखो, ये अगर इसके साथ मिलता है तो XX बनता है, ये इसके साथ भी मिलता है तो क्या बनता है, XX। यानी नर का X मादा के किसी के साथ मिलने क्या बनता है, XX। Y अगर है तो XY, देखो Y दोनों में किसी के साथ मिलेगा तो ये लड़का होगा, XY में क्या होगा, लड़का। ठीक है। और यहां क्या होगी, XX में लड़की। तो आपसे पूछा जा सकता है भी, संतति के निर्धारण में किसकी भूमिका होती है, नर की, पिता की भूमिका होती है। पिता में क्या होता है, क्योंकि 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो इसमें अलग होता है, मादा में सेम होता है। तो नर की भूमिका होती है, लड़का होगा या लड़की। संभावना कितनी होती है, 50-50 होती है, वे लड़का होगा कि लड़की होगी। लिंग निर्धारण करते हैं नर यानी पिता। ये 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, इनको कहते हैं अलिंगी गुणसूत्र। 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है ना, वो होता है लिंगी गुणसूत्र। तो पूछा जा सकता है, नर में लिंगी गुणसूत्र का नाम बताइए तो XY, मादा में लिंगी गुणसूत्र का नाम बताइए तो XX। ठीक है। तो ये लिंग निर्धारण आप समझ गए होंगे। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट है ग्रंथियां। ग्रंथियां जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं चित्र आपके सामने दिखाऊंगा, इस चित्र को आपको समझना है। ठीक है। यहां पर देखो, अगर ऐसे बॉक्स बना के दे दे वो, ठीक है, खालिस्तान भरना दे दे, तो ये ग्रंथि जो होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। याद रखना, गले में जो होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है।
इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, याद रखोगे। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन की हमारे इसमें कमी हो जाए तो ये गला फूल जाता है, जिसको गलगंड भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर लाल रंग की जो ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है ऐसे, ये कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि। इसके बाद में पीले रंग की ये देखो, ये जो ग्रंथि है वो अग्नाशय ग्रंथि है। इसके बाद में यहाँ पर देखो, इस तरह की ग्रंथि ये जो दिखाई देगी आपको, अगर वो चित्र में नाम लिखना पूछे तो इसमें लिखेंगे स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, ये कौन सी है। और इस तरह की ग्रंथि दिखाई देगी नर में, तो इस वो वर्षण है, ठीक है। तो इन ग्रंथियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, कई बार कोई एक आधा दे या सारे ही पूछ ले। तो आपको ये जरूर करना है, ठीक है, ग्रंथियों वाला और एक लिंग निर्धारण वाला मैंने आपको बताया, ये जरूर करना है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसके बाद में हार्मोनों के नाम भी आपको याद रखने हैं, तो मैं बता देता हूं कुछ एक हार्मोन। नर हार्मोन और मादा हार्मोन के बारे में। नर हार्मोन तो टेस्टास्टेरोन है। ये जब हार्मोन बनेगा तो वर्षण से शुक्राणु पैदा होंगे, ठीक है। और मादा में जो हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है, याद रखोगे, एस्ट्रोजन होता है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया अग्नाशय ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ती है। अग्नाशय ग्रंथि हार्मोन छोड़ती है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन छोड़ती है? इंसुलिन। ये क्या काम करता है प्यारे बच्चों? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, शर्करा का नियंत्रण। अगर ये हार्मोन असंतुलित हो जाए तो उस आदमी को शुगर हो जाती है। क्या हो जाती है? शुगर हो जाती है, ठीक है, डायबिटीज हो जाती है। तो अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन, ठीक है, याद रखोगे। और किसका नियंत्रण करता है? ये शर्करा का नियंत्रण करता है, ठीक है, तो याद रखोगे। इसके बाद में एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। ये देखो हमें क्रोध, चिंता, भय उसके समय संतुलन की अवस्था को लाता है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, पीयूष ग्रंथि, ये मास्टर ग्रंथि है, इससे वर्दी हार्मोन निकलता है, ठीक है। अगर वर्दी हार्मोन सही मात्रा में निकले तो आदमी क्या होता है? सही वर्दी पा लेता है, कम रह जाए तो बौना रह जाता है, ज्यादा हो जाए तो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो यही आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद में इस पाठ में तो बस इतना ही आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपके जो पाठ आएगा वो आएगा बल तथा दाब, उसका भी हम जिक्र यहां पर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, जो आगे जो पाठ आएगा आपके बल तथा दाब आएगा, तो इसमें क्या है, पहले तो हमें यह मालूम चाहिए बल क्या है। तो प्यारे बच्चों, धक्का या खिंचाव, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ठीक है। धक्के या खिंचाव को हम बल कहते हैं। तो धक्का देना को हम अपकर्षण भी कह सकते हैं, इसको हम अपकर्षण भी कह देते हैं, अपकर्षण। और इसको हम अभिकर्षण कह देते हैं, अभिकर्षण। विज्ञान की भाषा में अगर बोले तो अपकर्षण या अभिकर्षण, किसी वस्तु को अगर हम धक्का देते हैं, किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचते हैं, तो मतलब उस पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल हम लगा रहे हैं। बल जो होता है वो एक दूसरे के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। बल जो होता है वो एक दूसरे के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं, ठीक है। बलों से हम किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसमें तो आपको इतना ही याद रखना है भी बल क्या है, बल अपकर्षण या अभिकर्षण है, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कई बार, देखो
ये कोई वस्तु है, इस पर एक आदमी 5 न्यूटन बल लगा रहा है और दूसरा जो है वो भी 5 न्यूटन बल लगा रहा है, तो कुल बल अगर एक दिशा में लगे ना तो कुल बल जुड़ जाते हैं F1 प्लस F2। अगर दोनों विपरीत, एक इधर से लगा रहा है एक इधर से लगा रहा है, इधर वाला 6 लगा रहा है इधर वाला 5 लगा रहा है, तो बड़े में से ये घट जाता है, तो 1 न्यूटन बल लग रहा है, इधर की वस्तु जाएगी। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। इसके बाद में बलों के प्रकार पूछे जाते हैं। बलों के प्रकार, बलों के प्रकार, तो इसमें 2 प्रकार के बल का जिक्र करेंगे हम, संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। असंपर्क बल, तो पहले हम संपर्क बल की चर्चा कर लेते हैं। पेशीय बल, पेशीय बल, ठीक है। जब हम किसी वस्तु को छुएंगे हाथों से तो उस पर बल लगाएंगे, तो 2 वस्तुओं के संपर्क के कारण ऐसा बल लगा ना, तो वो संपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में घर्षण बल। घर्षण बल भी संपर्क बल है। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो उस जिस मान लो सतह पर वस्तु रखी हुई है उसको हम खींचेंगे तो उस वस्तु के और उस सतह के बीच क्या है, अनियमितताओं के कारण बल महसूस हो रहा है, वो घर्षण बल है। ये विरोधी बल है एक, तो ये संपर्क बल के उदाहरण है। असंपर्क के उदाहरण है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, अब चुंबक जो होती है वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो क्या करती है, संपर्क होना जरूरी थोड़ी है, पहले ही खींच लेती है। इसके बाद में स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल, जैसे कई बार अपने कपड़े उतारते हो आप, तो वो आपके शरीर से चिपकते हैं, रगड़न के कारण से उनमें आवेश आ जाता है, तो वो क्या होता है, असंपर्क बल है। इसके बाद में असंपर्क बल का जो उदाहरण है वो आप गुरुत्वाकर्षण बल भी ले सकते हो, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, पृथ्वी जैसे सेब टूट करके गिरता है नीचे की तरफ गिरता है, तो वो किसके बल के कारण से गिर रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण से। तो गुरुत्वाकर्षण बल में भी संपर्क होना जरूरी नहीं है, 2 वस्तुओं के भी स्थिर विद्युत बल भी असंपर्क बल है। ये असंपर्क बल के उदाहरण आप याद रखोगे और ये संपर्क बल के उदाहरण है। इसके बाद में आता है प्यारे बच्चों दाब। क्या आता है, दाब। तो दाब क्या है, इसकी परिभाषा अगर मैं लिखूं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, बल को दाब कहते हैं। ठीक है, तो दाब का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, बल को F से लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को A से लिख सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल को A से लिख सकते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो दाब। दाब बराबर क्या हो जाता है, बल बटा अक्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या है प्यारे बच्चों, इसमें से प्रश्न बहुत बनते हैं। मेरे पास देखो, यहाँ पर एक एरिया है जिस पर मैं 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, एक यहाँ पर एक एरिया है जिस पर मैं 5 न्यूटन का, ये क्या है, बड़ा एरिया है, ये छोटा एरिया है। ठीक है, और मेरे पास दोनों पर 5 न्यूटन बल है। ठीक है, इस पर मेरे पास एरिया है 5 वर्ग मीटर है, ये जो एरिया है मेरे पास जो है वो 10 वर्ग मीटर है। ठीक है, समझाने के लिए अगर मैं दोनों पर दाब निकालूं यहाँ पर, तो दाब क्या होता है, बल ऊपर लिखेंगे और एरिया नीचे लिखेंगे, 5 से 5 कट गया 1। और यहाँ पर दाब अगर निकालें तो देखो, बल ऊपर और एरिया नीचे, तो दाब कितना आया, 1/2, इन्हें 5 एकम 5, 1/2 या 0.5। अब देखो, एरिया बढ़ने पर, बल समान रहने पर क्या होता है, एरिया बढ़ने पर दाब क्या हो रहा है, घट रहा है ना, और एरिया कम हो रहा है तो दाब देखो 1 हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्योंकि एरिया जो है ना वो नीचे है, तो दाब की व्युत्क्रमानुपाती, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, कम होगा, क्षेत्रफल घटेगा तो दाब ज्यादा होगा। आप देख सकते हो ये जो कील है, ठीक है, अगर आपको इस सिरे से ठोकते हो तो क्षेत्रफल कम हो रहा है तो दाब ज्यादा लगेगा, आसानी से ठुक जाएगा। इस सिरे से ठोकेंगे, क्षेत्रफल बढ़ गया, दाब कम लगेगा तो ठुक नहीं पाएगी। इसी तरह से आप जो अपनी स्कूल बैग को उठाते हो, अगर एक स्कूल बैग है उसकी ये जो बदरी है पतली है, एक की मोटी है, तो किसको उठाना आसान है, इसको उठाना आसान है। तो इसमें क्या है, एरिया ज़्यादा है, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब घट जाता है, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब घट जाता है, जिससे हम किसी चीज़ को आसानी से ले जा सकते हैं। कूली जो होता है, इंपॉर्टेंट बात है, कूली जो होता है अपने सर पर कपड़ा क्यों रखता है, सर पर कपड़ा इसलिए रखता है कि कपड़ा लगा करके वो सर के क्षेत्रफल को बढ़ाता है। अब क्षेत्रफल को बढ़ाने से क्या होगा,
दाब कम हो जाएगा और वो उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। ठीक है, और इस पाठ में क्या रह गया, आप याद कर लोगे, इस पाठ में आप याद करोगे द्रव वाला रह गया। ये तो था ठोस द्वारा दाब। इसके बाद में जो आप याद करोगे द्रव जो होते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है, क्या द्रव पात्रों की दीवारों पर दाब डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। ठीक है, तो ये भी आप प्रश्न इसको ध्यान से देखोगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, मैंने तीनों पाठों की मोटी मोटी आपको दोहराई करवा दी है। ये आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। ये देखना है जो कुल्ली वाली बात मैंने बताई वो आपको ध्यान से देखनी है। स्थिर वेदु, ये असंपर्क बल आपको ध्यान से देखने हैं। लिंग निर्धारण आपको ध्यान से देखना है। कायांतरण आपको ध्यान से देखना है। ग्रंथियों के नाम आपको ध्यान से देखने हैं। ठीक है, इनमें से आपको प्रश्न कल वाले पेपर में देखने को मिल सकते हैं। लड़के और लड़कियों में यौनारंभ में क्या परिवर्तन होते हैं वो भी आपको देखना है। मेंढक का जीवन चक्र आपको अच्छी तरीके से देखना है। नर या मादा जनन तंत्र में से आपको दोनों को देखना है, कोई भी आपको एक पेपर में मिल सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के तीनों पाठों की दोहराई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।